नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, क्या उनकी पावर्स होती हैं और क्या उनके फंक्शंस होते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टेट बार काउंसिल से। देखिए साहब, सेक्शन 3 जो है एडवोकेट्स एक्ट 1961 में, उसमें क्रिएशन ऑफ स्टेट बार काउंसिल की बात की गई है। उसमें कहा गया है कि हर एक स्टेट में एक स्टेट बार काउंसिल होनी चाहिए, जिसके मेंबर्स कितने होंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट रोल के ऊपर कितने एडवोकेट्स एनरोल्ड हैं। अगर 5000 से कम एडवोकेट्स एनरोल्ड हैं तो 15 मेंबर्स होंगे, 5000 से 10,000 के बीच में एडवोकेट्स हैं तो 20 मेंबर्स होंगे, अगर 10,000 से भी ज़्यादा एडवोकेट्स हैं तो भैया 25 मेंबर्स होंगे उस पर्टिकुलर स्टेट की बार काउंसिल के अंदर। अब ये जो मेंबर्स हैं ये कैसे चुने जाएंगे? इनका इलेक्शन होगा। इलेक्शन में कौन वोट डालेगा? वो सभी एडवोकेट्स जो उस पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट रोल के ऊपर एनरोल्ड हैं। अब ये जो मेंबर्स चुने जाएंगे इनका टेन्योर क्या होगा? ये 5 साल के लिए चुने जाएंगे, यानी कि जिस दिन इलेक्ट होंगे उससे लेकर अगले 5 साल तक अपना ऑफिस ये लोग होल्ड करेंगे। जो इलेक्शंस होंगे उसमें जो वोट डाले जाएंगे वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होंगे, और जो एडवोकेट जनरल होंगे उस पर्टिकुलर स्टेट के, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे उस पर्टिकुलर स्टेट बार काउंसिल में। ठीक है जी, आगे बात करते हैं इसकी पावर्स के बारे में। देखिए, पावर में सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो स्टेट बार काउंसिल है चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, दोनों ही ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल इनके ऊपर नहीं है। गवर्नमेंट के प्रेशर में आके ये कोई भी डिसीजन नहीं लेती हैं। ठीक है जी, ना ही गवर्नमेंट के पास कोई अधिकार है इनके साथ इंटरफेयर करने का। दूसरा, ये अपने आप में एक एंटिटी है, यानी कि ये अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद भी सकती हैं, बेच भी सकती हैं, अपने नाम से किसी भी एग्रीमेंट में एंटर कर सकती हैं या फिर केस भी फाइल कर सकती हैं। ठीक है जी, इसके अलावा जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है ना, दैनिक रूप से हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए, तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में डील करते हैं वो सभी ये बना सकती है। ठीक है जी, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो भैया एडवोकेट एक्ट इसके फंक्शंस के बारे में बताता है कि जो भी क्वालिफाइड लोग हैं जो टू एनरोल एज एन एडवोकेट, उनको एनरोल करने का काम होता है स्टेट बार काउंसिल का। उसके बाद एडवोकेट रोल को प्रिपेयर करना होता है, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होता है अगर कोई भी एडवोकेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता हुआ पाया जाता है। उनके जो भी एडवोकेट्स के जो भी राइट्स हैं और प्रिविलेजेस हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी स्टेट बार काउंसिल का होता है। कोई भी अगर लॉ रिफॉर्म आना चाहिए समाज के अंदर तो उसको लॉ रिफॉर्म्स को एनकरेज करने का काम भी स्टेट बार काउंसिल का होता है। अब किस तरीके से एनकरेज करेंगे लॉ रिफॉर्म्स को? भैया आप सेमिनार्स करा सकते हो, टॉक्स कर सकते हो, जर्नल्स को पब्लिश कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। अगला है साहब कि कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं अलग अलग कमिटीज़ को अलग अलग काम के लिए। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव कमिटी बना सकते हैं, डिसिप्लिनरी कमिटी को अपॉइंट कर सकते हैं, एनरोलमेंट कमिटी बना सकते हैं एनरोलमेंट के लिए, या लीगल एड कमिटी बना सकते हैं लोगों की लीगल एड करने के लिए, लीगली हेल्प करने के लिए, है ना। इस तरीके से अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमिटीज़ अपॉइंट की जा सकती हैं स्टेट बार काउंसिल द्वारा। उसके अलावा जो बार काउंसिल के फंड्स हैं, स्टेट बार काउंसिल के फंड्स को मैनेज करने का काम भी स्टेट बार काउंसिल का ही होता है। भैया फंड उसका तो मैनेज कौन करेगा? कोई तीसरा आदमी थोड़ी करेगा, तो उन्हीं का काम होता है। इसके बाद साहब जो भी इलेक्शंस होंगे स्टेट बार काउंसिल के वो भी उसी का जिम्मा है, और जो भी लीगल एड प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, प्रिपेयर करे जाते हैं, उनको बनाना और उनके लिए फंड्स एलोकेट करना भी स्टेट बार काउंसिल का काम है। इसके अलावा अगर कोई भी स्कीम बनानी है कुछ ऐसे एडवोकेट्स के लिए जिनको कुछ हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज वो एनरोल तो हैं एज एन एडवोकेट लेकिन ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, या बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड हैं, तो उस तरीके से अगर उनके लिए कोई स्कीम बनानी है तो वो भी स्टेट बार काउंसिल कर सकती है और उसके लिए फंड्स अलॉट कर सकती है। और जो भी लॉ कॉलेजेस हैं उनको ग्रांट भी प्रोवाइड करती है, ये भी उसका फंक्शन है स्टेट बार काउंसिल का। और ऊपर अभी तक हमने जितने भी जो फंक्शंस डिस्कस करे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई भी और काम करना है तो वो भी फंक्शन किसका है? स्टेट बार काउंसिल का है सर। ठीक है जी, अब बात करते हैं बार काउंसिल के बारे में। जो सेक्शन 7 है एडवोकेट्स एक्ट 1961 में, वो बात करता है क्रिएशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है जी, अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि किस तरीके से इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। पहला कि भैया हर एक स्टेट बार काउंसिल से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा बार काउंसिल का मेंबर बनने के लिए। ठीक है जी, और 1 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट बार काउंसिल ही विल बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल्स। जो भी मेंबर्स हैं उस स्टेट बार काउंसिल के वो उसे इलेक्ट करेंगे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भेजेंगे। ठीक है जी, और जो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे बार काउंसिल के, और सॉलिसिटर जनरल भी
एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। ठीक है जी। अब ये जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं ये तब तक मेंबर्स रहेंगे जब तक कि अपनी पोस्ट पे हैं, यानी कि जब तक अटॉर्नी जनरल की पोस्ट पे है तब तक वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे बीसीआई के। उसके बाद दोनों ही पोस्ट से वो एक साथ हटा दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी मेंबर्स बन रहे हैं जो अलग अलग स्टेट बार काउंसिल से आ रहे हैं वो तब तक रहेंगे जब तक वो उस स्टेट रोल पर एनरोल्ड है, स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हैं। ठीक है जी। आगे बात करते हैं पावर्स के बारे में। तो पावर सबसे पहली तो यही है कि ये भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है जैसे स्टेट बार काउंसिल है और इसके ऊपर भी गवर्नमेंट का कोई दबाव काम नहीं करता है। ठीक है जी। उसके अलावा साहब ये भी अपने नाम से प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, एग्रीमेंट्स में एंटर कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, अपने आप में ये एक इस तरीके से काम कर सकते हैं। आगे अगर हम ट्रांसफ़र की बात करें कि एडवोकेट रोल पर अगर जो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर मैंने अपने आप को एज एन एडवोकेट एनरोल कराया है और मुझे वो स्टेट चेंज करना है किसी कारण से, तो वो भी किसका जिम्मा है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ही पावर है कि वो मेरा स्टेट रोल से नाम एक जगह से हटा करके दूसरी जगह पर एनरोल कर सकती है। ठीक है जी। ट्रांसफर द नेम ऑफ एडवोकेट फ्रॉम वन स्टेट रोल टू अनदर स्टेट रोल ऑन हिज एप्लीकेशन, मुझे अप्लाई करना होगा और वो बीसीआई के थ्रू हो जाएगा। अगला है कि कोई भी कमेटी अगर बनानी है जैसे स्टेट बार काउंसिल बनाती थी उसी तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी एग्जीक्यूटिव कमेटी या डिसिप्लिनरी कमेटी या कोई भी और कमेटी जो बनानी है वो बना सकती है। इसके अलावा साहब कोई भी अगर अपील है तो उसको सुनना है, डिसाइड करना है, उसको रिव्यू करना है, रिवाइज करना है। जो भी डिसिप्लिनरी कमेटी के ऑर्डर्स हैं उसके ऊपर अगर किसी ने भी अपील करी है तो कौन उसकी सुनवाई करेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया करेगी। तो ये भी उसकी एक पावर है। जो डिसिप्लिनरी कमेटी किसने बनाई थी, स्टेट बार काउंसिल ने बनाई थी, तो उसके ऊपर किसी ने अपील कर दी तो कहाँ जाएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। ठीक है जी। और इसके अलावा डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बना सकती है। फर्क इतना है, स्टेट बार काउंसिल स्टेट के लेवल पे काम कर रही है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है सेंट्रल लेवल पे काम कर रही है, ऑल ओवर इंडिया के लिए काम कर रही है। ठीक है जी। तो कुछ थोड़े मोटे फंक्शंस ही ऐसे होते हैं जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एज एन एडिशन है और बाकी जो स्टेट बार काउंसिल के फंक्शंस हैं वो तो इसमें होते ही हैं। ठीक है जी। आगे अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो सेक्शन 7 जो है एडवोकेट्स एक्ट 1961 में वो इसके फंक्शंस के बारे में हमें बताता है। वो कहता है कि साहब जो भी प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड अगर कोई भी रूल्स बनाने हैं तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बना सकती है कि किस तरीके से आप जब इस प्रोफेशन में आ रहे हो, लीगल प्रोफेशन में आ रहे हो, तो किस तरीके से आपको अपना कंडक्ट, अपना बिहेवियर मैनेज करना चाहिए, तो उसके रूल्स बना सकती हैं। इसके अलावा साहब कोई भी अगर प्रोसीजर बनाना है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर डिफाइन करने हैं कि जो कि डिसिप्लिनरी कमेटी जो होंगी स्टेट बार काउंसिल के अंदर उनको फॉलो करने होंगे, है ना, क्या प्रोसीजर उनको फॉलो करना होगा जब भी वो किसी एडवोकेट के ऊपर एक्शन ले रही हैं, उसके बारे में रूल्स जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया बना सकती है। तीसरा है राइट्स एंड प्रिविलेजेस एडवोकेट्स के प्रोटेक्ट करना भी इसी का काम है। उसके अलावा लॉ रिफॉर्म्स को इनकरेज करना का इसका काम है। इसके अलावा अगर कोई भी डिस्प्यूट हो गई है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की, तो अगर वो डिसिप्लिनरी कमेटी से ट्रांसफ़र होकर के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पहुंच गई है तो ऐसे केस में उसका रिजोल्यूशन करना भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ही काम है। ठीक है जी। इसके अलावा साहब अगर कोई भी अपील करता है, अभी तो अगर डिसिप्लिनरी कमेटी की कोई जो उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया है, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है किसी डिस्प्यूट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी। लेकिन अगर कोई ऑर्डर आ गया है स्टेट बार काउंसिल के अंदर, डिसिप्लिनरी कमेटी ने कोई ऑर्डर दे दिया है किसी केस में, लेकिन उस ऑर्डर के बाद किसी को अपील करनी है तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही जाएगा। इसके अलावा साहब जो भी स्टेट बार काउंसिल के फंक्शंस हैं उनको सुपरवाइज करने का काम, जो भी वो काम कर रही हैं, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही करती है। इसके अलावा जो भी लॉ कोर्स हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं, लोग BA LLB करते हैं, LLB करते हैं, LLM करते हैं, तो जो भी लॉ कोर्स हैं, जो भी उसका सिलेबस है, उसको प्रेस्क्राइब करने का काम भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ही है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इंस्पेक्ट करना है, क्योंकि भैया उनसे मिलने वाली डिग्रीज़ के आधार पर ही तो आप एडवोकेट के रूप में किसी को एनरोल कर रहे हो, तो इसलिए उस यूनिवर्सिटी में किस तरीके से करिकुलम को पढ़ाया जा रहा है, क्या प्रॉपर प्रैक्टिकल्स करवाए जा रहे हैं या नहीं करवाए जा रहे हैं, किस तरीके की ट्रेनिंग लॉयर्स को मिल रही है, क्या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं यूनिवर्सिटीज़ का इंस्पेक्शन करके पता चल जाती हैं। तो बार काउंसिल का ये फंक्शन है कि वो यूनिवर्सिटीज़ को इंस्पेक्ट करे और उन्हें रिकॉग्निशन दे, उनकी जो भी लॉ डिग्रीज हैं उनको रिकॉग्नाइज करे, ताकि जो भी बच्चे वहाँ से पास आउट होकर आते हैं उनको एज एन एडवोकेट एनरोल होने में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी। इसके अलावा जो भी इलेक्शंस होते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो ये खुद ही बॉडी जो है करवाती है। जैसे स्टेट बार काउंसिल स्टेट में कराती है, सेंटर में बार काउंसिल ऑफ इंडिया कराती है ना। इसके अलावा अगर कोई भी इंसान ऐसा है जो कि विदेश से लॉ पढ़ के आया है तो उसकी डिग्री को रिकॉग्नाइज करने का काम भी बार काउंसिल
काउंसिल ऑफ इंडिया का है। अगर बीसीआई उसकी डिग्री को रिकॉग्नाइज नहीं करती है तो वो इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा भैया अभी तक हम जितने भी फंक्शंस डिस्कस करे हैं इनको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कुछ और भी काम करना पड़ता है तो वो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस में आता है। ठीक है जी। इसी के साथ स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों ही टॉपिक समाप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।